आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। ये विशेषकर उन साथियों के लिए हैं जो लैब असिस्टेंट 2022 का जिन्होंने साइंस से फॉर्म फिल किया है। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि भूगोल तथा गृह विज्ञान में तो ये टॉपिक नहीं जोड़ा गया है, लेकिन जो साइंस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये टॉपिक जोड़ा गया है नया। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के यही कंफ्यूज रहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान ये एजुकेशनल साइकोलॉजी कहाँ से पढ़े तथा कैसे पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े। सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ ये दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान, बाकी उसके अंदर कोई टॉपिक नहीं दे रखा है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तथा कितना पढ़ना है। क्योंकि कई बार अपन क्या सोचते हैं, यही गलती कर बैठते हैं कि इतना कुछ होता नहीं है लेकिन हम महाभारत पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान ही क्या है? व्यवहार, मन का अध्ययन करना तथा जो अपने उसके साथ साथ व्यवहार का भी क्या करना, अध्ययन करना। तो कुछ नहीं, जो अपन जीवन में कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं या एक दूसरे को किस तरह से समझ रहे हैं, बिल्कुल सरल है। और ये मेरा वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत मुश्किल है। तो जितना आप सोचोगे, जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। लेकिन आप माइंड में रखो कि कुछ नहीं, ये तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर एक पॉइंट दिया गया है, क्या? शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सिर्फ इतना ही वर्ड दिया गया है। तो आप लोगों को क्या है, इतना पूरी महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड वालों के लिए जो लगता है। क्या? जो साइकोलॉजी उनके एक अलग सब्जेक्ट के रूप में होता है और उनके पूरे पॉइंट टू पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है, उतना गहराई से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी दिया गया है, तो इनकी सामान्य जानकारी पूछेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक तथा किस तरह। तो चलिए हम देखते हैं इस लैब असिस्टेंट के जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पॉइंट जो है वो क्या है तथा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखिए इसके अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा तथा कक्षा कक्ष में इसके उपयोग। कक्षा कक्ष में इनका उपयोग। ठीक है, कि मनोविज्ञान क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, इसके अंदर आत्मा का अध्ययन किया जाता है, चेतना का अध्ययन किया जाता है। अब सबके सब वो थोड़े बस नॉर्मल है, पढ़ना है आपको कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान क्यों कहते हैं, इसको मन का विज्ञान क्यों कहते हैं, चेतना का विज्ञान क्यों कहते हैं। ये नॉर्मल जानकारी आपको देखनी है, ये इसके अर्थ के अंदर आ जाएगी। साइकोलॉजी यानी किन वर्डों से मिलकर बना है, आपको इसकी परिभाषा तथा कक्षा कक्ष में इनका उपयोग क्या है, कि यदि एक बालक मनोविज्ञान की जानकारी ले रहा है तो उसका उस कक्षा कक्ष में क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, दूसरा पॉइंट है अधिगम। अधिगम को बोला जाता है सीखना। अधिगम को क्या बोला जाता है, सीखना। यानी एक बच्चा क्या है, विद्यालय के अंदर जाता है और विद्यालय में किस लिए जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। यानी सीखना या सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। ठीक है, तो इस अधिगम के अंदर आपको क्या पढ़ना है, अधिगम होता क्या है, इसकी परिभाषा तथा अधिगम के सिद्धांत। कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या अधिगम के सिद्धांत दिए, उनके सिद्धांत को पढ़ना है तथा उनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, इस हमारी एजुकेशन के अंदर क्या महत्व है वो देखना है। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अधिगम करता, यानी जो सीख रहा है, अधिगम करता कौन है, एक छात्र, एक बालक। तो जो अधिगम करता है उसका विकास, कि एक बालक का विकास किस तरह से हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, कि यदि उसको अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाए या टीचर्स उसकी रुचि तथा अभिरुचि का ध्यान रखते हुए यदि उसको शिक्षा दी जाए तो क्या है, बालक की शिक्षा का विकास कैसा होगा, अच्छा ही होगा।
यदि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या एक बालक का मानसिक शारीरिक विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उस बालक का विकास कैसा हो रहा है ये देखना है। तो इस तरह से आपके ये 3 पॉइंट हुए। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, व्यक्तित्व। इसके अंदर क्या देखना है आपको, इसकी परिभाषा कि व्यक्तित्व क्या है तथा इसके वो ही सिद्धांत और एक अच्छे व्यक्तित्व के क्या गुण हैं तथा इसका शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, ये है व्यक्तित्व क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ, व्यक्तित्व एक वह गुण है जो क्या है, एक व्यक्ति का बाहरी तथा आंतरिक रूप क्या है पता चलता है। जैसे व्यक्तित्व का अर्थ हम सोच सकते हैं मुखौटे से। ठीक है, इसका अर्थ मुखौटे से यानी कि जो बाहरी रूप तथा आंतरिक, पहले क्या माना जाता था, व्यक्तित्व सिर्फ बाहरी मुखौटा यानी कि जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही क्या है व्यक्तित्व बना दिया जाता था। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के अंदर क्या है, इसको बाहरी रूपरेखा के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी सम्मिलित किया गया है। यानी एक व्यक्ति के बाहरी गुणों के साथ साथ उनके आंतरिक गुणों को भी देखा जाता है। आ जाता है बुद्धि, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। बुद्धि क्या होती है, IQ। बुद्धि होती है जन्मजात, जन्मजात यानी कि एक ये बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, बाहरी जो पर्यावरण के है, लेकिन ये क्या होती है जन्मजात होती है। यानी कि वंशागति के फलस्वरूप ये, जैसे माता पिता से, अगर माता पिता की बुद्धि अच्छी है तो वो बालक भी क्या है अच्छा होता है। या हम कह सकते हैं कि एक बालक जन्म से ही प्रतिभाशाली हो सकता है, एक बालक जन्म से ही मंद बुद्धि बालक हो सकता है। ठीक है, तो वो है बुद्धि। और बुद्धि के आपको क्या देखना है, बुद्धि की परिभाषा क्या है तथा एक व्यक्ति का IQ किस लेवल का है या एक बालक का IQ किस लेवल का, या उनके जो बुद्धि के मापन हैं उनकी प्रक्रिया देखनी है, कुछ नहीं है, बेसिक सा ये है। और एक आपकी सृजनात्मकता, यानी सृजनात्मकता क्या है, अभिन्न कार्य करना, नए नए कार्य करना, नए नए खोजना। कला, कला हम कह सकते हैं जिसको, कि एक छात्र की अलग अलग कलात्मक हो सकती है, अलग अलग कला हो सकती है। कि कोई किसी, जैसे कोई खेल कूद में निपुण है, कोई पढ़ाई में निपुण है, या कोई जैसे घर के कार्य करने में या सिलाई में, तो वो उसकी क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। ठीक है, फिर हम इसका आगे आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कहें तो मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का नाम सुनते तो सबको पता है क्या होता है, कि क्या है, सचेत करना, कि तैयार प्रिपेयर होना, किसी काम को करने के लिए प्रिपेयर होना ही क्या है, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है। अब देखो नेक्स्ट आता है व्यक्तिक विभिन्नता। और व्यक्तिक विभिन्नता यानी व्यक्ति के अंदर विभिन्नता कहें तो एक कक्षा कक्ष के अंदर कई प्रकार के छात्र हो सकते हैं। मंद बुद्धि बालक भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपके प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं, पिछड़े बालक भी हो सकते हैं। तो उन छात्रों के गुण तथा उन छात्रों के क्या है, किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है, कौन सी शिक्षा देकर या कक्षा कक्ष से अलग शिक्षा देकर हम उसको सामान्य स्तर के बालक बना सकते हैं। तो इसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कह दो या अंतिम पॉइंट, शिक्षा विकास के निहितार्थ। इसके अंदर क्या है, शिक्षा विकास के निहितार्थ यानी कि निहित अर्थ, निहित निहित यानी समाहित, इस शिक्षा विकास के अंदर कौन कौन से वर्ड समाहित होते हैं, रुचि है, अभिरुचि है, आत्म चेतना है, आत्म संपर्त्य है। ठीक है, ये वर्ड क्या होते हैं तथा एक मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर इसका क्या महत्व होता है। ठीक है, तो ये था आपका बिल्कुल छोटा सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का सिलेबस। यदि आपने इतना पढ़ा तो आपके क्वेश्चन 100% सही होंगे, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। अब देखो, अब मेरे को बताओ कहाँ पढ़ा है, कहाँ महाभारत है आपका सिलेबस, यही तो पढ़ना है। इनके अर्थ पढ़ना है, इनकी परिभाषा पढ़ लो और इनके अंदर क्या क्या सिद्धांत है वो पढ़ लो। अब पढ़ना क्या है, अब ये तो बता दिया पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़े कहाँ से, इसका जवाब भी मैं दूंगी कि आपको पढ़े कहाँ से। ये तो है, लेकिन हमारे पास कोई सामग्री नहीं है तो हम कैसे पढ़ें, तो चलिए वो भी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, ये तो आपका ये है पढ़ना सिलेबस के अंदर, लेकिन कहाँ से पढ़ना है तो मैं बता देती हूँ कि एक वंदना जादौन की बुक आती है। ठीक है, वंदना जादौन की एक शिक्षा मनोविज्ञान की या साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की बुक आती है, वो खरीद लेना। उसके यूनिट इस तरह से ये यूनिट है, उस यूनिट के पीछे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तथा आगे के अंदर छोटी सी पतली सी बुक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, उसकी भाषा भी सरल है। ठीक है, तो आपके समझ में भी आ जाएगी। वरना आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखिए कि यदि आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि हर संडे को 1 घंटा या पौन घंटे के अंदर आपको एक टॉपिक कवर करा दूँ, या 2 वीडियो के अंदर एक टॉपिक कवर हो जाए। तो कम से कम कितना,
10-12 वीडियो के अंदर मैं आपके ये कवर करा सकती हूँ। अभी तो हर संडे के दिन जब से छुट्टियां पड़ जाएगी फिर मैं आपको 2-3 दिन के अंदर एक साइकोलॉजी की वीडियो दे दूँगी। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि नहीं पढ़ना है तो फिर तो अपने ये चल ही रहा है, ठीक है। तो यदि आपको मनोविज्ञान का पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट में, यदि आपको मनोविज्ञान के ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं हर संडे के दिन आपको 1-1.5 घंटा निकाल कर आपके सामने वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी। तो उसके अंदर क्या है, आपके जो लगभग 80 से ऊपर 80 या 90% आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी। तो आप मेरे को कमेंट जरूर लीजिए कि पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट लिख दीजिए, जिससे मैं आपके साथ मेहनत करूँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये तो था इस सिलेबस, और इस सिलेबस को कहाँ से पढ़े, ठीक है। अब एक बात और बता देती हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है महाभारत है सिलेबस कैसे कवर होगा। लगभग आप मान के चलो 65 दिन की रणनीति है। इन 65 दिन के अंदर आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, ये साइकोलॉजी भी पढ़नी है, उसके साथ साथ जीके भी पढ़ना है, ठीक है। तो इतने सारे सिलेबस को आप कैसे पढ़ोगे, या आपके मन में आता है कि मैं ये सब कैसे करूँगा या करूँगी। यदि आप ऐसे सोचोगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाएगा। आपको हर दिन मन के अंदर यही लाना है कि कुछ नहीं, मैं ये सिलेबस कर लूँगी या कर लूँगा, ये सिलेबस कर लूँगा या कर लूँगी, पूरा कर लूँगी, ठीक है। और मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हो, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने क्या पढ़ा है, या जो पढ़ा है वो माइंड के अंदर स्थायी है क्या। तो इस तरह से यदि सोच के पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कितना सारा सिलेबस मैं कैसे कर लूँगा। जो मैंने मेरी इस 2018 के लेवल सिस्टम में मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे पहले जो मैंने तैयारी की, मेरे पास भी लगभग 1 महीना 20-25 दिन ही था, ज़्यादा टाइम नहीं था। उसके अंदर मैंने क्या है लगभग 70% ही कोर्स कवर किया होगा। मेरे भी दिमाग में ऐसे बहुत सारे ख्याल आते थे कि मैं कैसे सिलेबस को पूरा करूँगी या क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। 2-4 दिन तक मेरे ऐसे बहुत सारे परेशान किए, लेकिन फिर मैंने मन में ठान ली कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे हैं कि जो पढ़ रही हूँ वो स्थायी होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। और मैंने मेरी NCERT 11th और 12th की रखी, उस NCERT से ही मैंने पढ़ा और इंटरेस्ट मेरा बनता गया। जैसे मैंने पहला लेसन स्टार्ट किया तो थोड़ा मुश्किल लगा, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ती गई तो इंटरेस्ट आता गया, और इंटरेस्ट आता गया तो पता ही नहीं चला कि कब 1-1.5 महीने में बायोलॉजी का पूरा कोर्स भी हो गया था। रहा तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा रहा, तो 70% ही कोर्स कवर किया, बाकी बायोलॉजी का हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप ये सोच के पढ़ोगे कि मैं क्या पढ़ा या मैंने जो पढ़ा क्या वो स्थायी है, क्या वो मेरे दिमाग के अंदर पूरा बैठ गया है, तो आपका कोर्स भी पूरा होगा और आपका सिलेक्शन भी दावे के साथ कह सकती हूँ होगा। एक आप प्लस पॉइंट रखो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थिंकिंग मत लाओ, मत सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या कोर्स होगा या नहीं होगा, नहीं सोचना है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि आज क्या पढ़ रही हूँ, जो याद हो रहा है या नहीं हो रहा है या दिमाग में बैठा है, समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। समझ के पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कम कवर करो लेकिन स्थायी रूप से करो, ठीक है। अब मैं कहूँगी जो अपनी शर्तों पे जीते हैं वो कुछ कर सकते हैं, जो सफलता का अर्थ समझते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। हम वही बनते हैं जो बार बार करते हैं, हम वही बनते हैं जो बार बार करते हैं। यानी आप दिमाग के अंदर बार बार सोचोगे, बार बार यही करोगे कि हाँ मेरे को ये करना है, तो आप वो ही बनोगे। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को लैब असिस्टेंट बनना है, मेरे को ये कोर्स करना है, तो 100% आप बन जाओगे। ओके, इस तरह से आप पढ़ते रहिए। ये साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस हमने देखा।